हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में अपन पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें कि पहले अपन देख लेते हैं नस्ट हीट थ्योरम। नस्ट हीट थ्योरम के अकॉर्डिंग डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू टी, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपके डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी, और बाहर लिखा है आपके ब्रैकेट के बाद राइट साइड में नीचे बॉटम में पी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रैकेट में अगर नीचे की तरफ कोई मार्क किया हुआ है, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर, तो इसका मतलब होता है कि वो अगर प्रेशर दिया हुआ है तो समदाबी प्रक्रम है, यानी कि समदाबी प्रक्रम है, जिसमें कि दाब जो है वो आपके समान रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपके यहाँ पर डेल्टा जी है रासायनिक परिवर्तन में मुक्त ऊर्जा, रासायनिक परिवर्तन में मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा एच है आपके रासायनिक परिवर्तन में एंथैल्पी में जो परिवर्तन है उसको डेल्टा एच के द्वारा यहाँ पर डिनोट किया गया है। और यदि टेम्परेचर ज़ीरो होगा, यानी कि टेम्परेचर अगर ज़ीरो होगा तो अपन क्या लेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, डेल जी इजकल टू डेल्टा एच, क्योंकि बराबर के इधर वाला जो पूरा का पूरा पद है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी कि परम शून्य ताप पर किसी भी रासायनिक परिवर्तन में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, ताप के साथ डेल्टा जी और डेल्टा एच में परिवर्तन दर्शाया गया है, जिसके के अनुसार नीचे आपके टेम्परेचर दिया हुआ है और लेफ़्ट साइड में आपके क्या दिया हुआ है, डेल्टा जी या फिर डेल्टा एच दिया हुआ है। तो टेम्परेचर आपके केल्विन में है, तो टेम्परेचर के साथ ये इस तरीके से आपके पैटर्न आता है। ठीक है, फिर इसमें बताया गया है नस्ट ऊष्मा प्रमेय केवल ठोसों पर ही लागू होती है, यानी कि नस्ट हीट थ्योरम जो है ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में जो पदार्थ होते हैं केवल उन्हीं के लिए होती है। इसके अनुसार जैसे जैसे तापमान परम शून्य ताप की ओर घटाया जाता है तो एंट्रोपी परिवर्तन शून्य की ओर तथा ऊष्माधारिताओं में परिवर्तन भी जो है शून्य की तरफ बढ़ता जाता है। इसके सिंपल फॉर्मूले दिए गए हैं। माइनस डेल एस एंट्रोपी के लिए बताया गया है परिवर्तन जो कि नेगेटिव में है, यानी कि एंट्रोपी जो है वो प्रथम उसकी कम है और बाद प्रथम वाले की ज़्यादा है और दूसरी स्थिति की जो है वो कम है, इज इक्वल टू है डेल डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी, डेल टी। लिमिट इसकी दी गई है टेम्परेचर ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो डेल सी पी भी इस तरीके से क्या होगा, डेल सी पी इज इक्वल टू डेल डेल्टा एच अपॉन डेल टी इज इक्वल टू लिमिट भी इसकी क्या दी गई है, ज़ीरो टेम्परेचर पर। अब अपना स्टार्ट होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। यह नियम शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों की परम शून्य ताप पर एंट्रोपी से संबंधित होता है, जिसके ही अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं प्लैंक स्टेटमेंट। प्लैंक का अवधारणा या प्लैंक का जो स्टेटमेंट था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, तो उनके अनुसार क्या है, परम शून्य ताप पर शुद्ध ठोसों की एंट्रोपी जो होती है वो शून्य होती है। नस्ट ऊष्मा प्रमेय के अनुसार क्या है, डेल्टा सी पी, अभी अपन ने देखा था डेल्टा सी पी क्या होगा, अगर टी इक्वल टू ज़ीरो होगी तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। या फिर डेल्टा एस अगर परम शून्य ताप है यानी टेम्परेचर ज़ीरो है तो उत्पाद और अभिकर्मक में का अंतर देखेंगे अगर अपन एंट्रोपी में, तो क्या होगा, वो भी ज़ीरो ही होगा। ठीक है, तो परम शून्य ताप पर शुद्ध ठोसों की एंट्रोपी शून्य होती है, ये दिया प्लैंक ने स्टेटमेंट। इसके बाद आता है लुईस और रेनॉल्ड्स स्टेटमेंट। इसके अनुसार क्या है, प्रत्येक पदार्थ की एक परिमित धनात्मक एंट्रोपी होती है, परंतु परम शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य हो सकती है और यह शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों हेतु शून्य पाई गई है। ठीक है, तो लुईस और रेनॉल्ड्स ने क्या दिया, प्रत्येक पदार्थ की एक परिमित धनात्मक एंट्रोपी होती है, लेकिन परम शून्य ताप पर एंट्रोपी जो है वो शून्य हो सकती है और शून्य शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए शून्य पाई भी गई है। अब एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है इसका, तो ये आता है आपके थर्ड लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ। इसमें पहला है ठोसों की परम एंट्रोपी का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है, एस टी इज इक्वल टू सी पी डी टी बाई टी, और समाकलन का निशान दिया हुआ है जिस पर लिमिट लिखी गई है 0 से t, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू t इज लिमिट सी पी डी एल एन टी। ठीक है,
फिर इसके बाद आता है द्रवों की परम शून्य एंट्रोपी का निर्धारण। तो जिसमें फर्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट पर ठोस की एंट्रोपी यानी कि Tm टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक पर ठोस की एंट्रोपी क्या होगी, S1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू Tm। Tm है यहाँ पर आपका मेल्टिंग पॉइंट, Cp ब्रैकेट के बाहर है S dln T। इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट पर ठोस की संकलन की एंट्रोपी क्या होगी, S2 इक्वल टू डेल एच एफ अपॉन TF। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिन पर कई बार क्या न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। तो संकलन की एंट्रोपी क्या होगी, S इज इसको S2 से डिनोट किया गया है, S इज इक्वल टू डेल एच एफ अपॉन TF। तो डेल एच एफ क्या हो गया, मोलर हीट ऑफ फ्यूज़न, यानी कि किस पर होगा, ये मेल्टिंग पॉइंट पर होगा। Tm क्या हो गया यहाँ पर, मेल्टिंग पॉइंट। किसी उच्च ताप पर T पर द्रव की एंट्रोपी क्या होगी, S3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Cp जो कि है Tm से T यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से आपके किसी टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से आपके किसी टेम्परेचर पर Cp dln T। तो द्रव की कुल एंट्रोपी क्या हो गई, S1 S2 और S3। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, इन तीनों का योग हो जाएगा। तो ये है आपके, पहला तो क्या था इसमें एप्लीकेशन, ठोसों की परम एंट्रोपी, नेक्स्ट था आपके द्रव की एंट्रोपी। अब आता है गैसों की परम शून्य एंट्रोपी की गणना। इस हेतु क्या लिया हुआ है अपन ने, S1 S2 S3 के अलावा दो अन्य पद और जुड़ जाएंगे इसमें, जो कि D है, इसमें दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट पर द्रव को वाष्प में बदलने हेतु वाष्पन की एंट्रोपी, जिसमें आएगा S4 इज इक्वल टू डेल HV अपॉन TB। तो डेल HV क्या है आपके, मॉलिक्यूलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की मोलर ऊष्मा, और TB है आपके बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद आता है गैस को ताप TB से उच्च ताप T तक गर्म करने पर प्राप्त एंट्रोपी क्या होगी, S5 जो कि होगी आपके TB से T तक की। तो ये हो जाएगी CpG dln T। अतः ताप T पर गैस की कुल एंट्रोपी क्या हो जाएगी, S इक्वल टू S1 S2 S3 S4 और प्लस S5। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन पांचों पदों को जोड़ दिया जाएगा। तो इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए कि इसमें देखिए नीचे नीचे दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ का एप्लीकेशन अपन ने 3 देखे हैं, ठोसों की परम एंट्रोपी का निर्धारण, द्रवों की परम एंट्रोपी का निर्धारण और गैस की परम एंट्रोपी का निर्धारण। तो सबसे पहले ठोस की अपन ने अगर एंट्रोपी का निर्धारण देखा, वो अपन ने सिंपल इस फॉर्मूले से देखा। फिर अपन ने देखा द्रव की परम एंट्रोपी, यानी कि द्रव कहाँ कहाँ आता है। तो देखिए द्रव के लिए 3 पॉइंट दिए हुए हैं A, B और C। तो फर्स्ट के अंदर तो क्या है, ठोस से द्रव बन रहा है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पर, ठीक है, ठोस से द्रव बनेगा और उसके बाद क्या होगा, ठोस से द्रव बनेगा, उसके बाद क्या होगा, उसका संगलन होगा, ठीक है, वो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या हो गया उसकी, जब उच्च ताप पर द्रव को गर्म किया जाएगा, ठीक है। तो एक तो पहले मान लीजिए अपने पास आइस है, बर्फ़ है, तो लिक्विड कहाँ का काम आ रहा है, तो लिक्विड कहाँ का काम आ रहा है, देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें A पॉइंट है वो तो केवल ठोस का हो गया। द्रव के लिए क्या होगा, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो मान लीजिए आप इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लीजिए अपने पास है बर्फ़ है, अपने पास बर्फ़ को अपन पिघलाएंगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, ठीक है। तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर बर्फ़ होती है तो पानी उससे बनेगा, तो पानी भी ठंडा ही होगा। उसके बाद पानी को गर्म किया जाएगा तो लिक्विड से लिक्विड स्टेज रहेगी। उसके बाद पानी को जब उच्च ताप पर गर्म किया जाएगा तो वो वेपर के अंदर चेंज होगा, तो उसकी अलग एंट्रोपी होगी। तो 3 स्टेज हो गई ना, पहले अपने बर्फ़ को पानी में बदला, फिर पानी को नॉर्मल टेम्परेचर तक लेके आए, फिर उसके बाद उसको उच्च टेम्परेचर पर गर्म किया, तो 3 स्टेज हो गई। इसी तरीके से इसमें बताया गया है कि मेल्टिंग पॉइंट पर ठोस की एंट्रोपी, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पर ठोस की एंट्रोपी यानी बर्फ़ को अपन ने पानी में बदल लिया। फिर है मेल्टिंग पॉइंट पर ठोस की गलन संगलन की एंट्रोपी, यानी कि फिर पानी को नॉर्मल टेम्परेचर तक लेके आया और उसके बाद क्या है, किसी उच्च ताप पर द्रव को गर्म किया। इसी में आगे है कि अगर अपन गैसों की परम एंट्रोपी की गणना करेंगे तो गैस की परम एंट्रोपी की गणना के लिए क्या होगा, द्रव वाले तो सारे पद होंगे ही, उसके बाद 2 पद अपन ने और जोड़ दिए, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर द्रव को वाष्प में बदलने के लिए और गैस को ताप TB से उच्च ताप T तक गर्म करने के लिए। तो इस तरीके से गैसों के एंट्रोपी के लिए ये 5 पद जुड़ जाएंगे, S1 S2 S3 और S4 प्लस S5। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, S इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू Tm Cp dln T प्लस
डेल्टा एच एफ अपॉन टी एफ प्लस इंटीग्रेशन टी एम टू टी सी पी डी एल एन टी प्लस डेल्टा एच वी अपॉन टी बी प्लस इंटीग्रेशन टी बी टू टी सी पी डी एल एन टी। तो ये है आपके एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट इसके बाद अपन पढ़ेंगे आगे के टॉपिक गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। थैंक यू।